नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। उन दिनों दूध की समस्या थी। मैंने कई डेयरी फर्मों की कोशिश की, विभिन्न आहारों का परीक्षण किया, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। पहले 2-4 दिन दूध अच्छा मिलता था, लेकिन फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी दूध फट जाता, कभी उसमें से अजीब सी बू आने लगती, कभी मक्खन के रेजे निकलते। अंततः एक दिन मैंने एक दोस्त से कहा, भाई चलो सांझे में एक गाय ले लेते हैं, तुम्हें भी दूध मिलेगा और मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च भी आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह नहीं थी और गोबर से मुझे नफरत थी। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उनके घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर पूर्ण अधिकार होगा। वे उसे पूरी आजादी से पांठें, उपले बनाएं, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इस पर इकरार करने वाले को कोई आपत्ति या विरोध नहीं होगा, और इकरार करने वाला यह स्वीकार करता है कि वह गोबर पर कभी अपना अधिकार नहीं जताएगा और न ही किसी के उपयोग के लिए उस पर दावा करेगा। दूध आने लगा और रोज रोज की समस्याओं से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई। गर्म गर्म दूध पीता था और खुशी से गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फे हयात चखाया उसने। दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी। खुदा की रहमत की है मूरत, कैसी भोली भाली सूरत। मगर धीरे धीरे पुरानी समस्याएं फिर से उत्पन्न होने लगीं। दूध केवल नाम का रह गया। कितना भी उबालो, न कहीं मलाई का पता मिलता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, जिससे दिल का बुखार निकल जाता था। यदि शिकायत से सुधार नहीं होता था तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका ही नहीं था, बंद करने का तो सवाल ही नहीं था। भिखारी की तरह गुस्सा, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का खर्च किस्मत में लिखा हुआ था। बच्चा दूध को मुंह भी नहीं लगाता, पीना तो दूर रहा। आधे आधे शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हो गए और मेरे घर में रोज बमछक मची रहती थी। बीवी नौकर से कहती, दूध ले जाकर उन्हीं के सिर पटका। मैं नौकर को मना करता। वह कहती, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उन्हें शर्म भी नहीं आती। क्या वह इतना अज्ञानी है कि यह नहीं समझता कि लोग दूध देखकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे। दूध तो अच्छा मिलेगा, रुपये खर्चे हैं तो उसका फायदा तो मिलेगा। चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, उनसे खासी बेबाकी थी। यह सोचकर कि उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, मैं उन्हें शिकायत कैसे करूं। उनकी बीवी से भी राह रस्म थी। कई बार मेरे घर आ चुकी हैं और मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वह अचानक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी कि आंखों में धूल झोंकेंगी, फिर चाहे किसी की शरारत हो? मेरे लिए यह असंभव था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत यह रही कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेला गाय नहीं रख सकता था। साझेदारी टूट गई। गाय आधे दामों में बेच दी गई। उस दिन मैंने इत्मीनान की सांस ली। फिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए। वह बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न गोबर उठाने के लिए किसी अहीरिन की आवश्यकता। बकरी को मेरा नौकर भी आसानी से दुह लेगा। थोड़ी सी छोकर डाल दी, चलिए काम खत्म हुआ। बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर। जल्दी हजम होता है, न गर्मी करता है न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, वे इन मामलों में काफी अनुभवी थे। जब मैंने बकरी का जिक्र किया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति की, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन अत्यंत दुधार। एक बार में 2-2.5 सेर दूध देती है। अभी पहली बार ही ब्याई है। 25 रुपये में मिल जाएगी। मुझे दाम थोड़े ज्यादा लगे, लेकिन पंडित जी पर मुझे भरोसा था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची।
मैंने देखा तो पाया कि जो गुण बताए गए थे उनसे भी ज्यादा निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, छोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर था। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब ढोल बजाने वाले थे। यह मसला आखिरकार हल हुआ। यदि पहले ही यह बात सूझती तो इतनी परेशानी क्यों होती। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़नी पड़ती थी, तब जाकर आदमी दुह पाता था। लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। बकरी तो कामधेनु है। बीवी ने सोचा कि इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थनों के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ और उसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ भी झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती थीं। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई। पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा, साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की। वह बेदरख अनाज खाती थी और पूरे दिन बाग में घूमती चरती रहती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो आश्चर्य नहीं, इसे थोड़ा टहला दीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहला कौन और कहां, इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से थोड़ा बाहर खेत और बाग हैं। कहार घंटा 2 घंटा टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदल लिया और गौ के लिए मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तय करने को तैयार था। यहां मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था और थोड़ा आगे आम और महुए का बाग था। बाग से निकलते ही कांचियों के खेत थे, किसी में आलू, किसी में गोभी। एक कांची से तय कर लिया कि रोज बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। लेकिन इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तसल्ली थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले बकरी चराना ज्यादा नीच काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करता था। कृष्ण जी गायें चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां नहीं रही होंगी। हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद दोनों ही भेड़े चराते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया वह कैसे कर सकता है। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत होती है वह हर किसी में नहीं होती। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन दरवाजे पर झाड़ू लगाने को अपनी हानि समझता है। जरा यमपेशा कौमों के लोग बाजार से कोई चीज कीमत देकर खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा लगता था। घर से तो ले जाता, लेकिन बाग में छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरी पत्तियां चर लेती थी। एक दिन उसके मन में आया कि बाग से बाहर जाकर खेतों की सैर करें। यद्यपि वह बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी, लेकिन बाग और खेत में घुसने की आजादी उसे शायद न समझ आई। एक रोज वह किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर दी। कांची ने देखा और उसके कान पकड़कर मेरे पास लाया और कहा, बाप जी, आपकी बकरी हमारे खेत चरती है तो हम तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध कर रखिए। आज हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे या उसे कानी हौज भेज देंगे। अभी वह भाषण खत्म भी नहीं कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में व्यक्त किया। हाँ हाँ करती ही रही, लेकिन रांड खेत में घुस गई और सारा खेत चौपट कर दिया। इसके पेट में भवनी बैठी है। यहां कोई तुम्हारा दबैल नहीं है। हाकिम होंगे, अपने घर के होंगे। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं तो गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सहनी पड़ी। और जिस धीरज से आज काम लिया, यदि उसे दूसरे मौकों पर काम में लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था। बस यही मन करता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वह औरत और भी शेर होती जाती थी। आज मुझे समझ में आया कि कुछ मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में यह हलचल सुनी और दरवाजे पर आ गई और हेकड़ी से बोली, तू कानी हौज पहुंचा दे और क्या करेगी? नाहक टर्र टर्र कर रही है।
घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान लेगी? खबरदार, एक शब्द भी मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रौंद देती? अपनी गति मानती नहीं, ऊपर से लड़ने आई है। अभी पुलिस में इत्तला कर दें तो बंधे बंधे फिरो। इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो और ऊपर से रोब जमाती हो, यही इंसाफ है? देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया। मेरा एहसान तो न मानोगे कि शैतानों को कितनी आसानी से भगा दिया। उल्टे डांटने लगे। गमवारों को राह बताने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती। वे इसे कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? बस जरा देखो कि कहीं बकरी खेत में ना चली जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। मैं बकरी नहीं चरा सकता तो कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। अंततः मैंने खुद शाम को बकरी को बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने छोटे से काम के लिए नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जल्दी चला आया और बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जोड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थीं। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मैं उसकी निगरानी कर रहा था और उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर आराम करता था। आज यह कवायद करनी पड़ी। थक गया, लेकिन मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध पिया। यह ख्याल आया कि अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ जाती है तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाने से इससे कहीं बेहतर नतीजा निकल सकता है। लेकिन हरी पत्तियां कहां से मिलें? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर ऐतराज करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल नहीं सकती थीं। सोचा, क्यों ना एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़ें। मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लिया, उसमें एक अंगूस बांध लिया और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर नजरों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही कांची एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, यह क्या कर रहे हो बाबूजी? आपके हाथ में यह लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है, आप जैसे शरीफों का नहीं। मैं चुप हो गया, कुछ जवाब नहीं सूझा। इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ हल्के, बेहकीकत, बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी का आत्मगौरव मेरे मुंह पर लग गया। कांची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। फिर पूछा, पत्तियां कहां रख दूं? मैंने झेंपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा लीं और बोला, आप पत्तियां रखने नहीं जाएंगे, चलिए मैं रख आऊं। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा लीं। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थीं। कांची ने उनका एक गट्ठा बनाया और सिर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ कि ये देहाती कितने चालाक होते हैं। कोई बात मतलब से खाली नहीं होती, मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। कांची फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे कसने लगेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह पर कालिख लगाने से कम शर्मनाक नहीं था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमें उसका आदर करना पड़ेगा, वरना नक्कू बनकर रह जाएंगे। लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद व आजाद चहलकदमी से हाथ नहीं खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने इतने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में रहना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार में का निरंतर स्वर कानों को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दी। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था, न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने की का क्या इलाज? 8 बजे रात
जाड़ों के दिन घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल था और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती थी। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी नहीं निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होगा और यह बकरी मेरी मालकिन रही होगी। उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने यह बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी एक जंजाल है। बच्चा ना होता तो क्या इस मूजी जानवर की इतनी खुशामद करनी पड़ती। और यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात ना सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। यह सजा भुगत कर मैं 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी। मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डालकर एक पेड़ की जड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे। अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठानी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था। नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैंने लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वह एक कदम भी चल सके। लाहौल विलाकुम। जी में आया कि कमबख्त को यहीं छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठूं, लेकिन दिल न माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेच दर पेच ऐंठन छुड़ाई। 1 घंटा लग गया। मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जा रहे थे और जी जल रहा था वह अलग। यह तरकीब और भी तकलीफदेह साबित हुई। अब क्या करूं? आक्ल काम नहीं कर रही थी। दूध का ख्याल न होता तो किसी को मुफ्त दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी हैं, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करें तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्णकटु पुकारों को ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य न हो, वह इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं? 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा? सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है। यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थीं। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी गूलर का था, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा। आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत न हारी और पत्तियां तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता है कि पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है। पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। अगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी शामत ही आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक झुंड न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था, मगर कौन सुनता है। चरवाहे का कहीं पता नहीं। वह कहीं दुबक रहा होगा कि देख लिया जाएगा तो गालियां पड़ेंगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थीं। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यहीं शहीद हो जाता। मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागीं और थोड़ी सी पत्तियां बच गईं। जब जरा होश ठिकाने आए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला आया। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई।
जब मकान करीब 4 फलांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख न ले, तो वही कांची सामने से आता दिखाई दिया। कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेढ़ें थीं, जिनके ऊपर नागफनी निकले थे और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं था और बदल ली और सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वह कांची कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मरदूद की जबान बंद कर दे। एक क्षण के लिए इसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। आह, वह यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला। एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था। शैतानी आवाज कानों में आई, कौन है रे? कहां से पत्तियां तोड़ लाता है? मुझे मालूम हुआ कि नीचे से जमीन निकल गई है और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोएं बर्छियों की तरह बन गए थे। दिमाग में उबाल आ रहा था। शरीर को लकवा सा मार गया था और जवाब देने की होशियारी नहीं रही। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, लेकिन यह ऐच्छिक क्रिया नहीं थी। यह प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वह घृणित आवाज, वह कर्कश आवाज, वह हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वह दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलासा, वह दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभ रही थी। बीवी ने पूछा, आज कहां चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग में भी न ले गए, जीना मुहाल किए देती है। घर से निकलकर कहां चली जाऊं? मैंने इत्मीनान दिलाया। आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम यही करूंगा कि इसे घर से निकाल बाहर करूंगा, चाहे कसाई को देना पड़े। और लोग न जाने कैसे बकरियां पालते हैं। बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से कैसे मुक्ति मिले कि अचानक एक गडरिया बकरियों का झुंड चराता हुआ आ निकला। मैंने उसे पुकारा और अपनी बकरी को चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया। यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हुजूर। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आए। गडरिया हैरत में रह गया। मरकही है क्या बाबूजी? नहीं नहीं, बहुत सीधी है। बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है। हाँ, 1.5 सवा सेर दूध देती है। दूध आपके घर पहुंच जाएगा। तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकल रहा है। बकरी भी खुश थी, जैसे कैद से छूटी है। गड़हरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा बेगार का ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ कि बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज न किया। कांची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र न किया। उसके ख्याल ही से मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वह बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा था कि गडरिया अपनी बकरियों का झुंड लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लाने अंदर गया कि क्या देखता हूं, मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वह पहले सीधी उस जगह गई जहां बंधी रहती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा छोकर निकाल लाईं और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगीं जैसे बहुत दिनों की बिछड़ी हुई सहेली आ गई हो। न तो पुरानी कटुता थी, न वह मन मुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती थीं, कभी बकरी को सहलाती थीं और बकरी डाकगाड़ी की रफ्तार से छोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। जी चाहता है एक पाल लूं। अभी तबीयत नहीं भरी? तुम बड़े निर्मोही हो। छोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते चले गए।
देवी जी आंख में आंसू भरकर यह तमाशा देखती रहीं। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा मालिक। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पिएंगे? बच्चे कहां तक पिएंगे बहू जी? 2 सेर दूध अच्छा ना होता था, इस मारे नहीं लाया। मुझे रात को वह मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या ना लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न तो गड़हरिया नजर आया, न बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी कभी कभी उसके बच्चों को याद करके आंसू बहा रोती हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो हमें जीवन की जटिलताओं और मानव स्वभाव की कमजोरियों की गहरी समझ प्रदान करती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु या प्राणी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उसकी जिम्मेदारियों और समस्याओं को पूरी तरह समझना आवश्यक है। कहानी के पात्र की बकरी को लेकर जो संघर्ष और परेशानियां सामने आती हैं, वे यह दर्शाती हैं कि हर निर्णय का एक परिणाम होता है और हमें इसके संभावित प्रभावों पर विचार करना चाहिए। बकरी के साथ आने वाले समस्याओं का सामना करते हुए पात्र की दुविधा और दुख उसकी जीवन की सीमाओं और उसकी वास्तविक इच्छाओं के बीच के अंतर को उजागर करता है। कहानी यह भी सिखाती है कि समाज में लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं और वे कैसे उनसे निपटते हैं, यह उनके चरित्र और मानवता को उजागर करता है। पात्र की पत्नी के बकरी की समस्याओं पर अपनी संवेदनशीलता और सहानुभूति व्यक्त करने से यह स्पष्ट होता है कि मानवता और दया की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। अंत में यह कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि बाहरी वस्तुएं और प्राणियां हमारी खुशियों और समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती, बल्कि वास्तविक सुख और संतोष आत्मिक और व्यक्तिगत विकास में ही निहित हैं। हर स्थिति को स्वीकार कर उसे सही तरीके से निपटना ही जीवन की वास्तविक सीख है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। It's not a game, it's a rich thing.